कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका एक स्टेट विजिट में जाते हैं और उनका स्वागत कुछ इस तरह होता है। दोनों देशों के बीच डील्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत कुछ देखने को मिला। कहीं तो लोगों ने पीएम मोदी को क्रिटिसाइज भी किया। डेमोक्रेसी के ऊपर भी कुछ बड़े लीडर्स ने अपनी टिप्पणियां दी। कुछ लोगों को तो अच्छा लगा और कुछ को बुरा भी। लेकिन कुछ भी हो, हमारी मीडिया कुछ ये दिखा रही थी। ये दौरा बहुत अहम है, तो इसलिए खाने पीने का भी बेहद ख्याल रखा जा रहा है। मेन्यू में शाकाहारी खाना शामिल किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। यहाँ पे हम क्वींस एरिया में हैं और इस रेस्टोरेंट में एक मोदी थाली इंट्रोड्यूस हो रही है। 3D एड वाला जो है, इसमें आप देखिए, आपको लगेगा चश्मा निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि ये चकाचौंध इनकी कैसी खोखली है और भारत कैसे चमक रहा है। दुनिया देखेगी कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदल चुका। अब वो विश्व गुरु और सुपर पावर बनने की राह पर। पीएम मोदी यूएस से क्यों गए, इस विजिट से क्या देखने को मिलेगा और आने वाले समय में हमें क्या रिजल्ट सामने देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको भी इस जियोपॉलिटिक्स को समझना है तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इन दोनों देशों की बायलैटरल रिलेशनशिप्स को और इससे आने वाले पॉसिबल चेंजेस को समझने वाले हैं। नॉर्मली यूएसए किसी भी लीडर को अपने यहाँ दो टाइप के इन्विटेशन के साथ बुलाता है। एक तो ऑफिशियल विजिट, जिसमें किसी भी लीडर को काम के तहत ही अटेंड किया जाता है, और दूसरा स्टेट विजिट, जिसमें स्वागत का नजारा कुछ और ही होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि जब हम किसी के ऑफिस में मिलते हैं तो मीटिंग बहुत फॉर्मल रहती है, लेकिन जब बात घर की हो तो वहां खातिरदारी कुछ और ही तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले इंडियन लीडर्स हैं जिन्हें यह मौका मिला। इससे पहले भी फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह मौका मिल चुका है। दरअसल कोल्ड वॉर के समय वैसे तो बोलने के लिए हम नॉन अलाइंड कंट्रीज में से एक थे, मतलब हम ऑफिशियली ना तो यूएसए को और ना ही सोवियत यूनियन को अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की आपसी नजदीकियों से कहीं ना कहीं हमारा झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था। इसीलिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करवाए। इसमें सफल होते हुए इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया। इससे नाराज होकर अमेरिका ने हम पर उस वक्त न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर सैंक्शंस भी लगवाए। 2002 तक कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट थे, जानते थे कि अगर इंडिया को ग्लोबली ट्रेड करना है तो अमेरिका से एटलीस्ट रिलेशंस तो सही रखने पड़ेंगे। इसी बीच साल 2007 में 123 एग्रीमेंट के तहत इंडिया और यूएसए के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होता है, जिससे दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच रिलेशंस मजबूत होने लगते हैं और एक ट्रस्ट फैक्टर बनने लगता है। अब अमेरिका 2009 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्टेट विजिट में बुलाते हैं। इस विजिट से दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप्स इंप्रूव होना शुरू होते हैं, और ये एक बड़ी बात भी थी, क्योंकि अगर हम आज के सिनेरियो और आज से लगभग 18 साल के पहले सिनेरियो पर ध्यान दें तो 2005 में इंडिया की जीडीपी लगभग $800 बिलियन की थी, जबकि आज इंडिया लगभग $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। उस समय इंडिया और यूएसए के बीच करीब 26 बिलियन का ट्रेड हुआ करता था, जबकि आज लगभग $160 बिलियन का ट्रेड होता है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात करें तो 2010 तक यूएसए से हमारे देश में लगभग 1.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, जो आज करीब $14 बिलियन तक पहुंच गई है। अब जब स्टेट विजिट थी तो स्टेट डिनर तो होना ही था, और अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स पीएम मोदी से मिलते हैं, जैसे एलन मस्क और बोइंग, अमेज़न और गूगल के सीईओ एक ही जगह बातें करते हुए दिखाई दिए। इंडिया से भी मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। ये क्लियर है कि स्टेट डिनर में बिजनेस कॉपरेशन पर डेवलपमेंट टॉक हुई है। डेमोक्रेसी के ऊपर तो एक से एक बातें हुई। बहुत से लोगों ने पीएम मोदी को ब्रिजभूषण मामले में, माइनॉरिटीज डिस्क्रिमिनेशन के मामले में उन्होंने अपना रोष दिखाया। कई टिप्पणियां देखने को मिली। लेकिन एक बात, आखिरकार यूएस से इंडिया में इतना इंटरेस्टेड क्यों है?
सबसे पहली बात, अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है, जिसे अगर दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की ग्रोइंग मार्केट मिल जाए और जो इकोनॉमी एक एस्टीमेट के हिसाब से आने वाले टाइम में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली हो, तो अमेरिका इसमें अपना सबसे बड़ा फायदा ढूंढता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीजन है डिप्लोमेटिक डोमिनेंस। 1991 में कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद लगभग 2005 तक अमेरिका ने ग्लोबली डोमिनेट किया है। लेकिन 2005 के बाद एक और देश है जिसने अमेरिका को हेड टू हेड चैलेंज दिया है, तो वो है चाइना। दोनों देशों के बीच रिलेशंस अच्छे होना तो दूर की बात है, बल्कि आज दुनिया यूएस और चाइना दो गुटों में बंट रही है। आज दोनों देश टेक्निकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ऑलमोस्ट हर बात पर एक दूसरे के खिलाफ हैं। साथ में इंडिया के रिलेशंस भी चाइना के साथ बीते कुछ सालों में और ज्यादा बिगड़ते ही जा रहे हैं। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी अब यूरोप तक यूएसए डोमिनेंस पर इंपैक्ट डाल रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी चाइना अमेरिका का सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव बन गया है। सबसे बड़ी बात, साउथ चाइना सी में ड्रैगन का दबदबा जापान, ताइवान और साउथ कोरिया के खिलाफ हर साल अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। और खास बात यह है कि ये सभी देश यूएसए के डिफेंस पार्टनर्स हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जैसे अगर एशिया की बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान और वियतनाम में वैसे ही यूएसए अपना काम कर चुका है, पूरे माहौल को डिस्टर्ब करके उन देशों को छोड़ चुका है और इस काम को करने के लिए किसी पड़ोसी का सहारा लेने की जरूरत पड़ जाती है। वैसे इस तरह के रिलेशंस पहले यूएसए और पाकिस्तान के बीच हुआ करते थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान ही चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस गया है, हालत बेहद खराब हो गई है, तो यूएसए को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस भी एशियाई देश में उसने एंट्री की है वो छोटे देश थे, तो एक छोटी पार्टनरशिप से भी उसका काम चल जाता था। लेकिन इस बार चाइना का मुकाबला करना है तो पड़ोसी देश भी बड़ा और ताकतवर होना चाहिए, और ये सब इस वक्त अमेरिका इंडिया में देख रहा है। इसी के साथ यहाँ एक और बड़ा रीजन है, वो है इंडियन डायस्पोरा। लगभग 42 लाख लोग इंडियन ओरिजिन के यूएस सिटीजन हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिया से रिलेट करते हैं। और इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप में से एक है, जो वोट बैंक का लगभग 1% है, लेकिन जब टैक्स पेयर की बात आती है वो लगभग 3 से 4% का टैक्स शेयर करते हैं। ये तो हुई अमेरिका की बात। अब करते हैं इंडिया की बात कि इंडिया को अमेरिका से क्या मिला। इंडिया और यूएसए ऑलरेडी क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस डिफेंस, रोबोटिक्स, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, 5G, 6G, गवर्नमेंटल प्रोग्राम जैसे कई एडवांस सेक्टर में साथ काम कर रहे हैं। इस बार एक बात तो साफ है कि इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी से साफ कर दिया है कि इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है। लेकिन इस विजिट से इंडिया को क्या फायदा होगा, इस पर बात करते हैं। GEF 414 की टेक्नोलॉजी HAL के साथ शेयर की जाएगी और इंडिया में ये इंजन हमारे इंडिजिनियस फाइटर जेट तेजस के लिए यूज किया जाएगा। कम से कम इन फ्यूचर हम इसी प्लेटफॉर्म को डेवलप करके एडवांस इंजन पर रिसर्च तो कर सकेंगे। नंबर 2, यूएसए इंडिया को MQ-9B रीपर ड्रोन देने वाला है, जिससे इंडिया अपने बॉर्डर एरियाज पर सर्विलेंस तो बढ़ा ही सकता है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो एयर स्ट्राइक भी इससे करवाई जा सकती है। जिस तरह बालाकोट में हमने ऑपरेशन बंदर किया था, तो वहां हम ऐसे केसेस में इस तरह के अनमैन्ड ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे टोटल 31 ड्रोन्स हमें मिलेंगे, जिनकी कॉस्ट अराउंड $3 बिलियन के आसपास रहेगी, और ये ड्रोन्स 5670 किलो तक का पेलोड ले जा सकते हैं। और इंडिया के लिए इसीलिए जरूरी है कि हमारी और चाइना की बॉर्डर हिमालयाज के बीच लगती है, जहां पर किसी भी एयरक्राफ्ट को ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ना होता है, लेकिन फिर सर्विलेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इस ड्रोन की यही एडवांटेज है कि ये लगभग 40 घंटे तक लगातार 40,000 फीट पर ग्लाइड कर सकता है। और नंबर 3, यूएसए की माइक्रोन कंपनी, जो इंडिया में गुजरात में अपनी $2.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी, अपना एक टेस्टिंग प्लांट खोलेगी, और हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दे। आज के इलेक्ट्रॉनिक्स ईरा में सेमीकंडक्टर्स, IC चिप्स, इन्हीं चीज़ों से इकोनॉमी में एक कटिंग एज मिल रहा है, जिससे चाइना और ताइवान जैसे देश दुनिया में अपना डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं।
इस एग्रीमेंट से अमेरिका को तो फायदा होगा ही जब वो चाइना को काउंटर कर सकता है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में कई और रास्ते भी खुलेंगे। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी साल मई महीने में चाइना ने माइक्रॉन कंपनी को सिक्योरिटी रिव्यू के चलते अपने देश में कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए। अब इंडिया में क्या होगा ये तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो हमने अभी तक डिस्कस किया है इससे एक क्लियर पिक्चर तो सामने आ गई है कि किस वजह से दोनों देश एक साथ आगे आए हैं। कुछ लोग इस वक्त रशिया के बारे में सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ वैसे नहीं होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी भी देश का ना ही दोस्त होता है ना ही दुश्मन। अगर किसी देश का इंटरेस्ट मैटर कर रहा है तो वो देश अपने इंटरेस्ट पर ही ध्यान देता है। इसका एक एग्जांपल तो आपने यूक्रेन रशिया वॉर में भी देख लिया होगा, जहां अमेरिका ने सिर्फ यूक्रेन को उकसाने का ही काम किया और भुगतना भी यूक्रेन को ही पड़ रहा है। बट एक बात जो इंडिया को स्ट्रांग बनाती है वो है इंडिया की सोवरेनिटी। भारत हमेशा से बीच का रास्ता निकालता है। जैसे यूएसए ने कुछ साल पहले इंडिया पर प्रेशर बनाया था कि अगर इंडिया रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो इंडिया को सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने अपनी मर्जी दिखाई और S-400 सिस्टम को खरीदा। फिर अभी यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे होने के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा। इंडिया की क्लियर पॉलिसी रही है, कुछ भी हो इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट में ही फैसला लेता है। इन्हीं कुछ रीजन के साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि इंडिया नेटो प्लस का मेंबर बन जाए ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया मिलकर चाइना को काउंटर कर सके। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो मेनली नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन की डिफेंस सर्विस है, जो एक साथ मिलकर पूरे नॉर्थ अटलांटिक रीजन की कोऑपरेटेड मिलिट्री है। नेटो प्लस में 5 दूसरे भी देश हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और न्यूजीलैंड। आपको क्या लगता है इंडिया का ये स्टैंड, जहां इकोनॉमी को तो बूस्ट मिलेगा लेकिन दूसरी ओर क्या हम चीन को उकसाने का काम कर रहे हैं, या फिर इंडिया की डेमोक्रेसी पर क्या सवाल उठाए जा सकते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।